10 साल पहले पूरी दुनिया हिल गई और खासतौर से दुनिया भर के बाजार, इकोनॉमीज। और वजह अमेरिका से एक ऐसे संकट की शुरुआत हुई जिसे किसी ने सोचा भी न था। जी हां, लेमन ब्रदर्स जैसी एक बड़ी संस्था धराशायी हो गई और उसने जो मंदी की शुरुआत की वो मंदी ऐतिहासिक मंदी मानी गई। पूरे विश्व में दूसरी बार ऐसा हुआ 1929-30 के बाद की इतनी बड़ी मंदी आई हो जहां हिंदुस्तान के बाजार में 60% गिर गए और कई सारे बाजार दुनिया भर में ऐसे थे जो आधे रह गए। और अब ठीक 10 साल बाद आप देखिए क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में शानदार तेजी, निफ्टी वहां से 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है, सेंसेक्स 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है और सारे के सारे दुनिया भर के बाजार लाइफ टाइम हाई पर है, 4-4, 5-5, 6-6 गुना बढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह कि उस संकट में काफी लोगों ने पैसे तोड़े, नुकसान किया और जाहिर सी बात है जब उन्होंने बेचे तो किसी ने तो खरीदे होंगे और उन लोगों ने दमदार पैसा भी बनाया। तो लेमन संकट से लाइफ हाई तक ये है हमारी खास सीरीज और इस खास सीरीज में हम बात करें ऐसे बड़े दिग्गजों से जिन्होंने ये और ऐसे कई सारे संकट दुनिया भर के बाजारों में और भारतीय बाजारों में देखे और उसका जमकर फायदा उठाया है। ऐसे ही एक बड़े दिग्गज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने एक बड़ी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग किताब लिखी है, द थॉटफुल इन्वेस्टर। जी हाँ, बसंत माहेश्वरी साहब हमारे साथ हैं। बसंत जी, स्वागत है आपका। फ्लैशबैक में लेके जाऊं आपको, बताइए सर उन दिनों कैसा माहौल था और रात को नींद आती थी? उस समय तो लगता था लीमन क्या, हम लोग सब लीमन के साथ खुद ही खत्म हो रहे हैं। तो रात को सोते सोते 1:30-2 बजती थी और सुबह 4-4:30 पे उठते थे और देखते थे निकी 400-600 पॉइंट नीचे है। फिर वेट करते थे कौन उठ गया होगा 5 बजे, 5:30 बजे, फिर उसको फोन करते थे क्या लग रहा है, वो अपनी कहानी करता था। लेकिन ये सब संकट किताबों में पढ़ने में और न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में लगता है कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट की डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जब आप महीनों उसके अंदर रहते हो तो आपको लगता है कोई आपका गला दबा दिया है। बिकॉज हम लोग जैसे हैं पिछले 20-30 सालों से 100% इंटू इक्विटीज है, तो हमारे पास ना एफडी होता है ना कुछ होता है, सब शेयर बाजार है, हम लोग का तो जीना मरना यही है। तो बहुत डिफिकल्ट था और कभी सोचा ही नहीं था कि इतने आसानी से निकल जाएगी कहानी। बट ऐसे आते हैं और जाते हैं। लेकिन देखिए, समझने की बात यह है अनिल जी कि फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपने आगे 100 दिए किसी को, उसने आगे 100 दिए, उसने आगे 100 दिए, ऐसे करके 100 करके 6 कड़ियां बन गई। तो 100 रुपए के ऊपर 600 रुपए का डेट क्रिएट हो गया। छठा आदमी जब डिफॉल्ट करता है ना, वो तो 100 का डिफॉल्ट नहीं, वो 600 का डिफॉल्ट हो जाता है। तो ये सब लोग बाजार में लड़ी बम चलाते हैं ना दिवाली के समय की, खट 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 करके एक साथ जब बजती है, तो ऐसे ही वो लड़ी बम चलती है। और लीमन इसलिए गिर गया बिकॉज अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन सिस्टम भी नहीं समझा था कि इतना डीप हो जाएगा क्राइसिस। कुछ पॉलिटिक्स थी आपस में, कुछ आपस की लड़ाई थी कि गोल्डमैन वाले चाहते थे ये गिर जाए, वो चाहता था वो गिर जाए, वो जो नॉर्मल होता है, उसमें कोई सही गलत की बात नहीं। लेकिन अल्टीमेटली जब वो गिरा तब इनको समझ में आया कि ये एक नहीं, ये एक के साथ सबको लेकर डूबेगा। तो जब 3 आदमी गिरे पानी में, अगर तीनों को तैरना नहीं आता है तो जो एक भी डूबता रहता है ना, वो दूसरे की पांव पकड़ता है, दूसरा तीसरे की पांव पकड़ता है और तीनों डूब जाते हैं। तो यही सिचुएशन हुआ था उस समय और इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब ये बोल ही नहीं सकता आदमी को होता क्या था। लगता था कि ये निफ्टी होएगा क्या, खत्म हो जाएगा, लगता है ऐसा। बट ठीक है, समय निकलता है, आपका विश्वास होना चाहिए कि मैं शेयर बाजार में रहूंगा। उस समय भी हम 100% इन्वेस्टेड थे शेयर बाजार में, आज भी हैं, उसके पहले भी थे। तो शेयर बाजार में अगर आप लगे रहेंगे तो पैसा ठीक बना रहेगा। लेकिन अगर ये सब देखकर आगे पीछे आप निकलते घुसते रहेंगे। लेकिन एक बात है, जो उस समय निकल गए बाजार से डर के मारे, उस समय तो बड़े स्मार्ट नजर आ रहे थे, लेकिन उनको मार्केट घुसने का मौका ही नहीं दिया। मार्केट उनको बोला तुम बाहर रहो, हम वापस बढ़ जाएंगे, उसके बाद तुम आना। और वही हुआ। तो 8,000 सेंसेक्स, 8,500 सेंसेक्स में कोई भी नहीं घुसा, वो सारे आए घुसने 16-17 हजार में वापस। तो यही सीख है कि रहिए यहीं पे, और क्या। तो क्या पहले अंदाजा लग रहा था या अंदाजा लगा ही नहीं, अचानक हो गया, या अंदाजा लग रहा था लेकिन लोगों ने नजरअंदाज किया, अरे क्या चलता है तेजी के मार्केट में, ये सब छोटी मोटी चीजें आती, डरने का नहीं? देखिए, मार्च में बेयर स्टैंस हुआ था, मेरे को जितना ध्यान पड़ता है, तो बेयर स्टैंस गिरा तो सब बोले हाँ क्या फर्क पड़ा, एक गिर गई। सबको पता था ये होने वाला है। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की खास बात ये है कि सबको पता है, थ्योरी सबको मालूम है कि भाई ज्यादा डेट लोगे, ये करोगे, वो करोगे, लेकिन होएगा कब ये किसी को पता नहीं होता है। और पैसे जब कब होएगा उसी के बनते हैं। पैसे क्यों हुआ, कब, किस लिए होने वाला है, क्या नहीं करने से नहीं होगा, क्या करने से हो जाएगा, उसके पैसे नहीं बनते। वो थ्योरी तो 600, 800, 1000 रुपए की किताबों में अवेलेबल है। कब होगा ये पता नहीं होता है। लेकिन
3 साल 4 साल पहले से ही सब कह रहे थे अमेरिका में सब प्राइम है, निंजा लोन बोलते थे वो लोग उस समय इसको। पता नहीं आपके दर्शक को शायद इंटरेस्टिंग लगेगा, निंजा लोन की मतलब है नो इनकम, नो एसेट्स, नो जॉब। मतलब उसको भी पैसे दे दो, निंजा को दे दो, जिसके पास ना इनकम है, ना एसेट है, ना जॉब है, और एक के ऊपर एक सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल डेरिवेटिव्स। जो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, जब इंजीनियरिंग और फाइनेंस एक साथ आते हैं ना तो कुछ बड़ा ही धमाका होता है। तो ऐसा कुछ हुआ था उस समय, सबको पता था 2005-2006 से कि गिरेगा, लेकिन अगर आप 2005 में विड्रॉ कर गए होते मार्केट से डर कर, तो 2008 तक की तेजी भी नहीं मिलती और मंदी भी नहीं मिलती। और प्लस बेयर स्टर्न्स गिरने के बाद लगा ठीक है बेयर स्टर्न्स गया, क्या फर्क पड़ा, लेकिन लीमन जब गया तो उसने खत्म कर दिया। सीखने वाली बात यह है, 250, 300, 200 साल की मेहनत 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 6 क्वार्टर में खत्म हो सकती है, क्योंकि शेयर बाजार है। यहां रिस्क अगर आप कंट्रोल करके नहीं चलेंगे तो कब उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो रिस्क कंट्रोल मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक इंडिविजुअल के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, कंट्री के लिए। लेकिन लीमन के बाद मुझे लगता है गवर्नमेंट दुनिया भर में बहुत सतर्क हो गई है, वो कभी भी अब ये क्राइसिस आने नहीं देगी ऐसी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि 1929-30 में हुआ और दूसरी बार ये 2008 में हुआ, ये एक आध सेंचुरी में एक आध बार होने टाइप का क्राइसिस है। अब वापस लेमन ब्रदर्स जैसा क्राइसिस नहीं देखने को मिलेगा। इन थ्योरी हो सकता है, बट होने नहीं देंगे। वो इसलिए क्योंकि अब नोट छाप के, जो क्यूई जिसको हम कहते हैं, गवर्नमेंट इतने पैसे डाल देती है। देखिए दुनिया भर में डेमोक्रेसी है, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने टेन्योर के अंदर ऐसा सिचुएशन नहीं आने देगा। वो बोलेगा भाई झमेला होना है तो मेरे 5 साल के बाद होए, मेरे 5 साल के बाद जो दुनिया खत्म होनी हो, मेरे टेन्योर में नहीं हो। तो आप हर एक प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डेफर करने लग गए हो, क्योंकि अब वो कैपिटलिज्म होने के बाद भी मतलब मे द बेस्ट ऑफ द ऑल सर्वाइव वाली कहानी अब नहीं है। इवन द वर्स्ट हैज टू सर्वाइव फॉर द बेस्ट टू सर्वाइव, क्योंकि जहां वर्स्ट जाएगा वो बेस्ट को लेकर जाता है। तो अब इंडिया में देखिए क्या हो रहा है, आईएलएफएस में प्रॉब्लम आई, गवर्नमेंट ने सडनली एलआईसी को, जिसको हम लोग कहते थे जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, उसको भी घुसा दिया, चलो भाई तुम बचा दो इसको। कोई प्रॉब्लम आती है हम लोग उसको सर्वाइव, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है प्रॉब्लम सॉल्व तो होता नहीं है। देखिए जो बैंकरप्ट आदमी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व एक ही हिसाब से होगी, वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो अगर यूएस जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी 1-2% ऊपर बढ़ने लग जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ अपने हाथ की चीज नहीं होती है। तो आजकल का जो सिस्टम है वहां पे गवर्नमेंट नोट छाप के हर प्रॉब्लम को डेफर कर देती है। तो जितना भी प्रॉब्लम आए, अब लीमन में क्या हुआ, फेडरल रिजर्व ने बोला भाई जितने गंदे एसेट्स है सब मेरे को दे दो, तो फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट टॉक्सिक हो गई। यहां तो अगर आप समझिए कि यहां पे गवर्नमेंट प्रॉब्लम में, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम में है, तो आरबीआई अपने बैलेंस शीट पे किसी के एसेट्स नहीं लेती है, लेकिन जब सिचुएशन आता है तो सब करना पड़ता है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है इन थ्योरी तो ग्लोबली आज और डिफिकल्ट सिचुएशन है, बिकॉज पिछले 10 साल में हमने फिर डेट और बढ़ाए हैं, सिर्फ डेट ही बढ़ाए हैं, लेकिन गिरने नहीं देंगे हम, इसको बचा के रखेंगे। इसको जैसे होता है ना कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे लगा के रख दो, सब लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स चलती रहेगी और टनता रहेगा आगे, और कभी जब इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा तो ये पुराने पाप धुल जाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता लीमन जैसी क्राइसिस आएगी। और क्राइसिस अनिल जी जब आती है व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड टू कम, जब हर आदमी सोचता है कि क्राइसिस आएगी, उस समय क्राइसिस आती नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात है। आपने कहा कि जब फेडरल रिजर्व ने कहा कि हमारे बैलेंस शीट में सब दे दो, ये वैसे ही हाल है कि जब परिवार का मुखिया बोले कि कोई मेरे बेटे या मेरे भाई के बेटे, भतीजों का किसी का भी कोई संकट है, किसी का कोई कर्ज है और गांव में चुकाना बाकी है, तो चलिए कोई बात नहीं, परिवार की, खानदान की इज्जत के लिए मैं उसे ले लेता हूं, मैं चुकाऊंगा धीरे धीरे करके। चलिए ये सिचुएशन तो एक है जो लोन की वजह से, सब प्राइम संकट की वजह से हुई, लेकिन हिंदुस्तान के बाजार 60% क्यों गिरे, ये बड़ा सवाल है। क्या हमारा गिरना जायज था, पहली बात। और दूसरा, बसंत जी क्या आपको ऐसे संकेत मिल रहे थे कि लेमन ब्रदर्स नहीं आता तो कोई और चीज होती, हमारे बाजारों का गिरने का वक्त आ चुका था, तय था, ऐसे संकेत मिल रहे थे? सितंबर अक्टूबर 2007 से ग्लोबल मार्केट गिरने लग गए थे। इंडियन मार्केट आर्टिफिशियली रोक के रखा गया था। अगर आप देखिए उस समय एक बिग बैंग आईपीओ आया था आर पावर का जनवरी में, तो वो आईपीओ के साथ कोइंसाइड करते हुए एक तेजी का माहौल था कि हाँ भाई बहुत बड़ा कुछ होगा। और आर पावर तो ऐसे था जैसे इंडिया की पॉवर्टी हट रही है, हर आदमी अप्लाई करता था और बेचता था आगे कि भाई इसमें पैसे बन जाएंगे। तो इकोनॉमी भाई गिरना तो देखिए 4 साल 5 साल की तेजी हो चुकी थी, लेकिन अगर आप मेरे से पूछे
मुझे तो आइडिया ही नहीं था क्या होने वाला है। हम लोग तो पागल जैसे शेयर खरीदते थे, रखते थे। शेयर भी हमारे बहुत बढ़े 2003 और 2008 के बीच में, ऊपर से गिरे भी काफी। लेकिन जब गिरने लगे तो देखिए, फर्स्ट टाइम जब ये गिरता है ना, समझ बहुत कम को आती है। आपको 2-3 मंदी घोर देखनी पड़ती है समझने के लिए कि आगे क्या हो पाएगा। बट किसी को पता बहुत कम जनों को था यहाँ पे इंडिया में पता। और इंडियन मार्केट तो ऐसा है ना कि जहां एफआईआई 40 बिलियन डाल दे तो यह इन्फ्लेशन हो जाता है, जहां 20 बिलियन निकाल ले तो यह मंदी आ जाती है। वो तो अब जाकर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पैसे आ गए, सो डेट अब हमारा मार्केट कुछ स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। पहले तो हमारे पास एवेन्यू ही नहीं था। 50 बिलियन लिया ये एफआईआई से, यहाँ देखेंगे 12% इन्फ्लेशन हो जाएगा, बिकॉज वो रुपए को प्रोडक्टिव एसेट्स में कन्वर्ट करने के लिए डॉलर को हमारे पास जरिया ही नहीं था। तो उस समय जहां एफआईआई ने निकाला, अच्छा एफआईआई बेचती 1000 करोड़ की है फॉर एग्जाम्पल है, उसको देखा देखी लोकल पंडित जो है वो आकर 1000 और बेच देते हैं। एफआईआई 1000 की खरीदती है तो लोकल और आगे 1000 खरीद देते हैं। उस समय ऐसी बात थी। तो और भाव जो है ना अनिल जी, इंक्रीमेंटल बायर और इंक्रीमेंटल सेलर क्रिएट करता है। तो अगर रिलायंस सपोज 900 रुपए पे, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर इंक्रीमेंटल बायर और सेलर ने 850 का ट्रेड मार दिया तो बाकी सब 50 रुपए से गरीब हो गए उस शेयर के पीछे। तो और पैनिक में तो वन साइडेड गिरता है। मंदी तेजी में बढ़ाने में दम निकलता है, बट पैनिक में तो क्योंकि आपको लगता है सब गया, तो इसीलिए पैनिक वैसे ही गिरता है। अब एक चीज बताइए, अब थोड़ा मैं फ्यूचर की बात करता हूं। क्या एक बार दुनिया में फिर ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए 10 सालों से हमने ढंगढांग की मंदी देखी नहीं है, 2008 से 2018 पहुंच गए। अब एक डर लग रहा है कि जिस तरह से ट्रम्प साहब ट्वीट करते हैं, एक्शन लेते हैं, चाइना से पंगा ले रहे हैं, क्या लीमन ब्रदर्स या छोटा लीमन ब्रदर्स ऐसा कुछ फिर से हो सकता है? होने को हो सकता है, लेकिन दुनिया में इनोवेशन इतना स्ट्रांग हो रहा है, इतना स्ट्रांग हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ रही है। आप अमेरिका में देखिए, कुछ ना कुछ वो नया ही करते हैं। मतलब ड्राइवरलेस कार हो गई फॉर एग्जांपल, या रोबोटिक्स आ जाएगा। तो जहां एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी आएगी वहां पुराने पाप धुलने का वही जरिया है। नोट छाप के पाप नहीं धुलेगा। तो मुझे लगता है अगर समय हम लोग काट लें 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, क्योंकि ये प्रॉब्लम नॉर्मली 90s में आने वाली थी, लेकिन इंटरनेट रेवोल्यूशन के कारण इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई मिड 90s से कि ये प्रॉब्लम 10 साल तक डेफर हो गई। फिर 2008 में आई हाउसिंग को लेकर। तो ये मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम इन थ्योरी इन प्रॉब्लम कल आ जाए। अब यूरोपियन बैंक्स को देखिए 30 टाइम्स लिवरेज है और उनके कोई लेना देना नहीं है, उनकी हालत बड़ी खराब है, 3% का कैपिटल है और बाकी सब लिवरेज है, लेकिन वो गिरती नहीं है क्योंकि सब बचा के रखे एक साथ। मतलब ये कम्युनिटी वेलफेयर वाली बात नहीं है, बट नॉर्मली बिकॉज सबको पता है कि अगर एक बैंक जाएगी वो अपने साथ कितनी बड़ी मल्टीपल इफेक्ट्स कर देगी। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम डेफर होती रहेगी और धीरे धीरे जैसे आप 2-2 साल, 5-5 साल अगर डेफर करेंगे तो अपने आप फिर जब ग्रोथ आएगा तो संभल जाएगा कभी ना कभी। हाँ, लेकिन कभी ना कभी तो सभी कुछ खत्म है, ये तो होता ही है, लेकिन इमीडिएटली आएगी नहीं, बिकॉज दुनिया बहुत कॉग्निजेंट है, बहुत सतर्क है ऐसे कोई सिचुएशन को लेकर। तो जहां वो आएगी उसको आप डेफर कर देंगे प्रॉब्लम को। आप ये पहले तो क्या था, हार्ट अटैक था, अभी डायबिटीज हो गई है। तो डायबिटीज हो गई तो आप दवाई खाइए, इंसुलिन का 2 शॉट लीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। हार्ट अटैक में कार्डियक अरेस्ट हो गया 2008 में, तो कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा, डायबिटीज चलती रहती है। तो इसका मतलब ये कि अगली बार कभी ऐसी मंदी हो तो खरीदारी की शुरुआत कितने गिरने पे कर देनी चाहिए? क्या 20-25% गिर जाए वहीं से शुरुआत कर दें, या 50-60% भी गिर सकते हैं जैसा कि 2008 में हुआ? लेना कब है ये कैसे पता चलेगा? लेना कब है अनिल जी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेना क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपका प्रोग्राम देख रहा था, आपने एक स्टॉक बताया EID पैरी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ऐसी अच्छी कंपनियां आप लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घट गया ठीक है। कौन सा आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं तो आप दूसरे दिन से थोड़ी देखते हैं कि भाई कल और आज में कितना बढ़ गया। ये अच्छी कंपनियां लीजिए और घट गया आप क्या करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जो आदमी वेट करता है फॉल की वो वही स्टॉक लेता है जो ज्यादा गिर गया, और जो ज्यादा गिर गया वही प्रॉब्लम है, क्योंकि जो अच्छी कंपनियां वो गिरती नहीं है। अगर आप वेट करें 30% फॉल की तो वही स्टॉक लेंगे जो 40% गिर गया, और जो स्टॉक 40% गिर गया उसमें एक प्रॉब्लम है, तभी वो 40% गिर गया होता है। तो क्या लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कब लेना मेरे ख्याल से ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, बट अगर का व्यू लंबा है तो कब लेना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्या लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं बसंत जी की, चूंकि आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, दूसरों का फंड भी लगाते हैं, खुद का भी है, आपने सबसे बड़े 1 या 2 लेसन लेमन ब्रदर्स के इस संकट से क्या सीखे? पहली बात है, जब मंदी आए और जिस सेक्टर में मंदी आती है
वो सेक्टर से दूर हटें, बाजार को देखें। सो फॉर एग्जांपल मंदी चल रही है, मंदी में कौन से स्टॉक्स ऑल टाइम हाई मार रहे हैं? तेजी वहीं बनती है। हर एक नया ट्रेंड एक घोर मंदी के समय ही स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल पेज इंडस्ट्री जिसमें हमने पैसे बनाए बहुत, एशर मोटर और जितने फार्मा स्टॉक्स सब 2008-9 की मंदी से ही निकले हुए हैं। उस समय अगर आप पकड़ते तो आपको समझ आता, लेकिन क्योंकि आपके शेयर 30% घट गए और ये स्टॉक ऑल टाइम हाई था, ये घटे हुए शेयर बेचकर ऑल टाइम हाई लेना बड़ा ही मुश्किल का काम है। तो मुझे लगता है जब भी नेक्स्ट कोई भी बड़ी मंदी आए उस समय ये सोचना है कि पहले बचना है। बच जाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे, और बच ही नहीं जाएगा और खत्म ही हो गया और बाजार छोड़ दिया, फिर कैसे क्या होगा? तो आई थिंक कभी भी मंदी आए पहली बात ये समझे कि आपके पास घटिया कंपनी नहीं हो, जिसकी अर्निंग्स अच्छी हो, ग्रोथ हो, सेम स्टैंडर्ड दवाई, मतलब इसमें ये हेडेक हो गया क्रोसिन ले लीजिए, इतना सिंपल है ये चीज। लेकिन उस समय क्या होता है, हम भाव को देखते हैं, मेरा शेयर तो 40% गिर गया, अच्छा फिर हम लोग जस्टिफिकेशन देंगे कंपनी थोड़ी बंद हो रही है। नहीं, कंपनी को बंद होने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टर को बंद होने के लिए। मतलब कंपनी 100% नहीं गिरेगी, इन्वेस्टर पहले ही बैंकरप्ट हो जाते हैं, विदाउट द कंपनी इज फॉलिंग 100%। तो ये सब सोच के एक सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए कि भाई आप अच्छी कंपनियां लीजिए, ग्रोथ देखिए, अर्निंग्स देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए और लीडरशिप देखिए, और जो अपने सेक्टर की लीडर है वो चलती रहती है। और पुरानी तेजी के घोड़े बूढ़े हो जाते हैं मंदी के समय, उसके बाद वो चलते नहीं है। तो इन रियल एस्टेट इंफ्रा 2008-9 के बाद इक्के दुखे बढ़े, लेकिन मोटा मोटी सेक्टर खत्म हो गया। टेलीकॉम अब तो इतनी बुरी हालत है कि किसी को कोई फोन भी करते हैं तो बोलते हैं भाई थोड़ा नेटवर्क में आके बात करो। तो ये सब सेक्टर्स जो उस समय के डार्लिंग थे मार्केट के, वो खत्म हो गए। तो नया सेक्टर, नया जोश, नया ट्रेंड जो है वो घोर मंदी से ही निकलता है। तो घोर मंदी के समय ये देखें नया ट्रेंड कहां जा रहा है। और अगली बार अगर ऐसी कोई मंदी हो जाए, कुछ हो जाए, तो कौन से सेक्टर्स निकलेंगे? कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा है आपको कि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप या इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज टाइप शेयर, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विसेज तो ये ऐसे समझिए ब्लू जीन्स आपकी वार्डरोब में, आप कभी भी पहन लीजिए, कभी भी रख लीजिए, तो ब्लू जीन्स की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है खरीदें कि नहीं खरीदें। हाँ, अगर आप ब्राउन जीन्स खरीदने जा रहे हैं या बेज कलर का ले रहे हैं तो आप सोच सकते हैं 2 बार भाई पहनूं कि नहीं पहनूं। लेकिन तेजी जो है, ट्रेंड जो है वो ग्रोथ से आती है। तो जो भी नया सेक्टर होगा उस समय दो चीज अगर मैं बोलूं, एक तो अबव एवरेज ग्रोथ और स्टॉक्स हिटिंग 52 वीक हाइज। ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं, लेकिन क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टर नॉर्मली जो स्टॉक घटे हुए रहते हैं वो ढूंढते हैं। बात वैल्यू और नॉन वैल्यू की नहीं है, बात क्या चला है क्या नहीं चला है उसकी है। तो उस समय मंदी के समय जो ग्रोथ दिखा रही है सेक्टर, जो 52 वीक हाई मारे जा रही है, वहां देखा जाए। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि क्योंकि प्राइवेट इक्विटी फंड्स आ गए हैं, एक इन्वेस्टर को उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। अब पेटीएम फॉर एग्जांपल अगर बड़ा भी कर ले तो वॉरेन बफेट ही पैसा डाल सकता है पेटीएम में, हम लोग एज एन इन्वेस्टर चाहे तो भी नहीं डाल सकते। मैं नहीं कह रहा कि मुझे डालना है, बट अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो गई। अब वो मुर्गी जब मोटी हो जाती है तब वो आईपीओ से आती है बाजार में। तो जब वो मोटी मुर्गी आए आईपीओ से बाजार में, तो वहां देखा जाए, ठीक है, ऐसी कोई ये नहीं है कि आईपीओ सब खराब होते हैं। आईपीओ में बहुत अच्छे अच्छे शेयर बनते हैं और बहुत अच्छे पैसे भी बनते हैं। तो ये देख के सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करें, और ग्रोथ और 52 वीक हाइज अगर आदमी ध्यान रखे तो अच्छे स्टॉक्स दिख सकते हैं। अच्छा बसंत जी, हिंदुस्तान में पिछले 5-6 सालों में एक बड़ी नई खेप आई है इन्वेस्टर्स की, जिन्हें तो लिमन ब्रदर्स का नाम भी याद नहीं होगा, उन्हें पता भी नहीं कि लिमन ब्रदर्स क्या था, और अभी तक उन्होंने एक भी ढंग की मंदी देखी नहीं है। उनके लिए क्या सलाह है अगर इस तरह का कोई एक्शन हो? क्या बहुत तेजी हो जाए तो समय से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहे, या फिर मंदी हो तो कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें, नया पैसे कैसे लगाएं? तो एक आम जो इन्वेस्टर है उसको मंदी आने के पहले, मंदी के वक्त और मंदी के बाद क्या करना है, आपका गुरु मंत्र चाहिए सर। देखिए, मंदी आने के पहले तो आप सोच सकते हैं आएगी, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज अगर आप इतने जागरूक होंगे ना तो आप 2-3 साल पहले से ही एग्जिट कर गए होंगे। क्योंकि जो तेजी है वो एक्सटेंड करती है। ये ऐसा नहीं है कि तेजी 24 महीने की आई फिर मंदी 24 महीने की आई। तेजी 24 महीने की अगर लॉजिकल है तो वो तेजी चलती है 40 महीने, 44 महीने, 48 महीने तक, टान के लास्ट में। तो अगर आप इतने ही थ्योरेटिकल माइंडेड हैं तो आप 24 महीने में निकल जाएंगे, आप लास्ट की मलाई आपके हाथ में ही नहीं आएगी। दूसरी बात, जब मंदी आएगी तो उस समय फिर आपको
ये सोचना है कि आपकी कंपनी में अगर अर्निंग्स प्रॉब्लम है, अगर वो 40% की ग्रोथ 20 हो रही है, अगर 20 की ग्रोथ 10% आ रही है, तो घाटा लेके निकलिए। 100 का स्टॉक 80 हो गया, वो 20 रिकवर करने का मत सोचिए, 80 रिटेन करने का सोचिए। और थर्ड, अगर मंदी आ जाए तो भाव देख देख कर इन एंड आउट मार्केट में मत होइए। आप सोच लीजिए कि सारे रुपए लेकर हम मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे नॉर्मली, और अगर आप इन्वेस्टेड रहें 15 साल तक, 2 मंदी 2 तेजी, अच्छी खासी मोटी तगड़ी मंदियां देखनी पड़ेगी। ये वो 2013 वाली मंदी नहीं, 2008 वाली मंदी, 2000 के वाली केतन पारेख समय वाली मंदी, वैसी मंदी देखेंगे तो थर्ड टाइम आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना क्या नहीं करना। तो मिक्स ऑफ ऑल दीज होता है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इन एंड आउट मत करिए। आपका एसआईपी चल रहा है, चलने दीजिए। आपका रुपए चल रहा है, चलने दीजिए। ये मत सोचिए कि, क्योंकि कोई इतना स्मार्ट नहीं है कि ऊपर में बेचे और नीचे में वापस ले ले, फिर ऊपर में बेचे नीचे में ले ले। ये सब काम जो करते हैं वो या तो बहुत ही छोटे रुपए के साथ करते हैं या वो झूठ बोलते हैं। आप बड़े रुपए के साथ एंटायर पोर्टफोलियो इन एंड आउट नहीं कर सकते हैं। और जहां आप करेंगे, एक स्टॉक आपका मिस होगा। 100 का स्टॉक जहां 80 हुआ तब तो अच्छा लगा, लेकिन जब 80 होता है तो आप सोचते हैं मैं इसको 60 में लूंगा, 60 होता है आप सोचते हैं 50 में लूं। लेकिन जहां वो 80 के बाद आप नहीं लिए और वो जहां वो 90 होगा, फिर आप 80 का वेट करेंगे, 100 होगा तो आप 90 का वेट करेंगे, 110 हो गया तो आप बोलेंगे छोड़ो, 100 में तो बेचा, 110 में कैसे ले। और आपको पैसे बनाने के लिए लाइफ लॉन्ग 10 या 12 कंपनियां चाहिए, आपको 200 कंपनियां नहीं चाहिए पैसे बनाने के लिए। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है फोकस्ड हुई और रहिए यहीं पे, जीना यहाँ मरना यहाँ करिए और पैसे बनेंगे ठीक अच्छी कंपनियों से ऑब्वियसली। अच्छा, आखिर में एक छोटा सा सवाल, अगला 1 साल मुश्किल भरा रहेगा मार्केट के लिए? आप मेरे से पूछिए तो मुझे तो मुश्किल ही नजर आता है, बट मैं फुल्ली 100% से ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ और मैं बुलिश हूँ। मेरे लिए एक ही बुलिश रहने का कारण है कि जो कंपनियां हम लिए हैं, हम सोचते हैं उसकी अर्निंग्स 30-40% बढ़ेगी, बट ओवरऑल मार्केट से खराब लग रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट डिस्काउंट कर रहा है पॉलिटिकल अपहीवल। तो चाहे रुपया डॉलर बोलिए या कुछ भी बोलिए, कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई बहाना होता है, और ये बहाने आ रहे हैं और जा रहे हैं, बट मोटा मोटी नेक्स्ट 1 साल टफ लगता है। बसंत जी, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से आपने पूरे लेमन संकट को समझाया और उससे जो सबक आपने सीखे और जो निवेशकों को सीखने चाहिए, इससे बेहतर तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल देके कोई समझा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।